जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं हम उसको? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली जो भी हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गए या हमारी बॉडी से जो एक्सेस वाटर को रिमूव करना हो गया, तो वो सारा काम क्या कौन करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। स्टडी को हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। व्हेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर रिमूव्स आउट फ्रॉम द बॉडी, जब नाइट्रोजीनियस वेस्ट और एक्सेस वाटर को हम हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। द ऑर्गन्स विच परफॉर्म्स दिस एक्सक्रीशन, जो वो ऑर्गन्स जो इस एक्सक्रीशन को परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड करता है 2 किडनीज को। हमारी 2 किडनीज होती है, 2 यूरेटर्स होती है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक ये होता है यूरेथ्रा। किडनी मेक्स यूरिन एंड कंट्रोल द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द यूरिन। किडनी का काम होता है यूरिन को बनाना, ब्लड को प्योरीफाई करना और यूरिन को बनाना। किडनी के ऊपर लोकेट होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का बेसिकली काम होता है, ये प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स को जो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को और इम्यूनिटी सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस को कम करता है हमारे, और कई सारी चीज़ें ये परफॉर्म करता है। किडनी एक टाइप का बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आपने राजमा खाए होंगे कभी, तो राजमा की तरह ही ये किडनी जो होती है उसका इस तरीके का ही स्ट्रक्चर होता है। इट इज प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ अ बैकबोन विच इज प्रोटेक्टेड बाय रिब्स एंड मसल्स ऑफ द बैकबोन। ये बैकबोन में प्रेजेंट रहती है, जिसको प्रोटेक्ट कौन करता है? रिब्स करती है। रिब्स पसलियां हमारी उसको प्रोटेक्ट करती है और कुछ मसल्स होती है बैकबोन की, वो प्रोटेक्ट करती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये बैक व्यू हो गया। इसमें जो हमारी जो किडनीज हैं वो उसको प्रोटेक्ट करती है कौन? रिब्स प्रोटेक्ट कर रही है और कुछ मसल्स प्रोटेक्ट कर रही है बैकबोन की। एडल्ट्स में जो लेंथ होती है किडनी की वो 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है, जबकि जो विथ होती है वो 5 to 7 सेंटीमीटर की होती है। वेट के बारे में बात करें, किडनी के जो वेट होता है 120 से 170 ग्राम के बीच में होता है। किडनी हैज़ एन इनर कॉन्केव स्ट्रक्चर। किडनी का एक कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। कॉन्केव तो समझते होगे ना, कॉन्केव यानी कि इस टाइप से होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम कॉन्केव कहते हैं, और कॉन्वेक्स इस टाइप से होता है, तो इसका कॉन्केव स्ट्रक्चर है। The blood vessels, ureters, nerves enter in kidney through hilum। जो ब्लड वेसल्स होती है, यूरेटर्स होती है, नर्व्स होती है, वो एंटर करती है किडनी में हीलम के जरिए। हीलम यानी कि इतने पोर्शन का ये जो होल होता है इसको हम हीलम कहते हैं। यहाँ से सारी जो ये नसें आ रही है ना सारी, तो ये सारी यहाँ यहीं से तो एंटर कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हीलम। देख सकते हैं आप इस इमेज में, ये रहा हमारा इतना पोर्शन जो हो गया वो हो गया हीलम। ये हमारा हीलम वाला पोर्शन हो गया। फिर हीलम जो होता है वो प्रोवाइड करता है एक चैनल को, एक यानी कि एक पाथ को प्रोवाइड करता है नर्व्स के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, यूरेटर के लिए किडनी में। रीनल पैलिस जो होता है वो अपर एंड होता है यूरेटर का, थ्रू विच यूरिन फ्लोज फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये रीनल पेल्विस क्या होता है? यूरेटर के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस कह देते हैं। ठीक, यूरेटर के ऊपर का पार्ट होता है। रीनल पेल्विस के कई सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम कैलाइसिस के नाम से जानते हैं। ये रहे इसके रीनल पेल्विस के कई सारे प्रोजेक्शंस हो गए। एक प्रोजेक्शन ये रहा, एक प्रोजेक्शन ये रहा, एक प्रोजेक्शन ये रहा, एक प्रोजेक्शन ये रहा। इस तरीके से ये प्रोजेक्शंस होते हैं जो ग्लोमेरुलस से मिलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें किडनी के, तो किडनी कंटेन करता है कैप्सूल को, नेफ्रॉन्स को, हेनलीज लूप को। कैप्सूल जो होती है वो आउटर लेयर होती है किडनी की। आउटर लेयर जो होती है किडनी की उसको हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं। कैप्सूल यानी कि ये वाली जो लेयर होती है ना, ये दिख रही होगी आपको, ये वाली लेयर, ये जो होती है वो होती है हमारी कैप्सूल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैप्सूल। नेफ्रॉन्स के बारे में बात करें, फिर इसमें नेफ्रॉन्स होते हैं, जो किडनी होती है वो 2 जोन्स में डिवाइडेड होती है। एक तो आउटर जोन हो गया जिसको हम कॉर्टेक्स कह देते हैं, और एक होता है इनर जोन जिसको हम मेडुला कहते हैं। ये वाला पोर्शन जो होता है वो आप देख सकते हैं कॉर्टेक्स, और एक होता है ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता है मेडुला, इसको हम कहते हैं मेडुला। नेफ्रॉन्स का जो फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, नेफ्रॉन्स जो है वो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। ये बेसिकली इसके 3 फंक्शन होते हैं। नेफ्रॉन्स के बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो फिल्ट्रेशन करता है ये, और क्या करता है ये रीएब्जॉर्प्शन करता है, और क्या करता है? सेक्रीशन करता है। ये 3 फंक्शंस किसके होते हैं? नेफ्रॉन्स के होते हैं। हर दिन जो होता है 180 लीटर फ्लूइड बनता है जो फिल्टर होता है बाय किडनी।
एवरी डे 180 लीटर फ्लूइड इज फिल्टर्ड बाय किडनी। किडनी जो होता है हर दिन 180 लीटर फ्लूइड को फिल्टर करती है, और ये जो फिल्टर होता है ये ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है, ये होता है ग्लोमेरुलस। इतना पार्ट जो होता है, ये इतना पार्ट जो होता है ये होता है हमारा ग्लोमेरुलस। किडनी में देख लेते हैं कहाँ पे होता है, किसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस होता है, ये जो पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस होते हैं ये। तो ग्लोमेरुलस के बीच में आपको ये जो कुछ नर्व्स दिख रही होंगी, ये कुछ नर्व्स दिख रही होंगी, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हेनलीज लूप। हेनलीज लूप के नाम से हम इसको जानते हैं। ये देख सकते हैं आप ग्लोमेरुलस, अभी मैं आपको बता दिया है। और ये जो होता है ये एनक्लोज होता है बोमेन्स कैप्सूल में। ये एनक्लोज होता है ग्लोमेरुलस जो होता है वो बोमेन्स कैप्सूल। ये वाला जो पार्ट होता है जो वाइट से मैं कर रहा हूँ, ये होता है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। इसको हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। ये जो ग्लोमेरुलस को कंटेन करता है उसको एनक्लोज करता है। ग्लोमेरुलस में हेनलीज लूप प्रेजेंट रहते हैं। हेनलीज लूप आपको दिख रहे होंगे। हेनलीज लूप कौन से हो गए? ये वाले जो हेनलीज लूप हो गए, ये रहे हेनलीज लूप। ये इस टाइप से कुछ हेनलीज लूप प्रेजेंट रहते हैं, इसी में ही सारा प्योरिफिकेशन होता है। यूरिन के बारे में बात करें तो ये कंटेन करता है एक पेल येलो कलर का एक फ्लूइड होता है जिसको हम यूरोक्रोमेटिक पिगमेंट के नाम से जानते हैं। इसका जो पीएच स्केल रेंज होता है, यानी कि पीएच का मतलब क्या होता है? ये एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है किसी भी लिक्विड की। इसका जो स्केल की रेंज होती है वो मेजर करते हैं हम 0 से 14 के बीच में। पीएच जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, जबकि जिसका जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है तो वो एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा जो होता है वो एल्केलाइन होता है, यानी कि वो बेसिक होता है। तो हमारा जो पीएच है यूरिन का वो कितना है? 4.5 से लेकर के 8 के बीच में यूरिन का जो पीएच होता है वो 4.5 से 8 के बीच में होता है, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर क्लिनिक केमिस्ट्री। तो 4.5 से 8 के बीच में हमारा पीएच रेंज होती है इसमें यूरिन की। तो यानी कि ये किस टाइप का होगा? एसिडिक कैटेगरी में आता है। नॉर्मल यूरिन डेली यूरिन आउटपुट जो होता है वो जो नॉर्मल डेली यूरिन आउटपुट होता है 1.5 से 1.8 लीटर मान सकते हैं आप अप्रोक्सीमेटली। वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना वाटर इनटेक ले रहे हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करें यूरिन की तो वाटर 95 से 96% इसमें वाटर प्रेजेंट रहता है। यूरिया 2% प्रेजेंट रहता है। अदर सब्सटेंसेज होते हैं यूरिक एसिड वो 2 से 3% प्रेजेंट रहता है। यूरिया हैज़ अ पंजेंट स्मेल। यूरिया की जो पंजेंट स्मेल होती है, क्योंकि जो यूरिया होता है वो कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया। इसी के कारण इसकी जो यूरिया की स्मेल है वो पंजेंट हो जाती है। हेमोडायलिसिस एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें हम रिमूव करते हैं यूरिया को फ्रॉम ब्लड यूजिंग आर्टिफिशियल किडनीज। इस टाइप से होता है, आप देख सकते हैं इस इमेज में। इस टाइप से प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का। जिसकी किडनी वगैरह खराब हो जाती है वो जाते हैं हेमोडायलिसिस करवाने के लिए, अपने ब्लड को प्योरीफाई करवाने के लिए जाते हैं। किडनी स्टोन्स आर बेसिकली कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो हमारे बेसिकली कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं। मोस्टली जो किडनी स्टोन्स जो होती है वो रीनल पेल्विस में जा करके बनती है, या फिर आप यूरिनरी ब्लैडर में बन जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन हो गया, पथरी होगी, या फिर रीनल पेल्विस की पथरी होगी। तो इस टाइप से ये ज़्यादातर जो होते हैं स्टोन्स वो पेल्विस एरिया में बनती हैं और यूरेटर्स में बनती है। इस टाइप से होती है, आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। इस टाइप से जो होते हैं किडनीज के स्टोन्स होते हैं। वो सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? नर्वस सिस्टम का होता है। नर्वस सिस्टम बेसिकली नर्व्स को कंटेन करता है, नर्व सेल्स को कंटेन करता है, और नर्व सेल्स को ही हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स के बिना नर्वस सिस्टम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, और अगर बॉडी में नर्वस सिस्टम ही ना हो तो बॉडी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी ही परफॉर्म नहीं करेगी। नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स का काम मैसेजेस को, सिग्नल्स को डिलीवर करने का होता है, रिसीव करने का होता है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डेवलप करते हैं टू प्रोवाइड सिग्नल्स टू आवर बॉडी। फिर न्यूरॉन्स में कुछ ब्रांचेस होती हैं, कुछ जड़ें होती है जो रिसीव करती है, सेंड करती है सिग्नल्स को टू आवर बॉडी, जिनको हम डेंड्राइट्स और एक्सोम्स कहते हैं।
जिनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सोम्स के नाम से हम इसको जानते हैं। फिर न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस तो होता है, न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस होता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से इस इमेज में न्यूक्लियस तो इसमें प्रेजेंट है, पर इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम के कारण ये जो न्यूरॉन है वो अपनी कॉपीज नहीं बना पाता, यानी कि अपने सेल को डिवाइड नहीं कर पाता, न्यूरॉन्स का डिवीजन नहीं हो पाता सेंट्रोसोम के कारण। तो अगर हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाए तो क्या होगा, अगर हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाए तो क्या होगा। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, कैन बी डैमेज्ड बाय प्रेशर, स्ट्रेच और कटिंग। न्यूरॉन्स फ्रेजाइल होते हैं, जो डैमेज हो सकते हैं प्रेशर जब हम उन पर लगाते हैं, स्ट्रेच करते हैं या फिर उनकी कुछ कटिंग वगैरह करते हैं तो उससे वो डैमेज हो जाते हैं। एन इंजरी टू अ न्यूरॉन कैन स्टॉप द सिग्नल्स ट्रांसमिटेड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। अगर कोई इंजरी हो जाती है आपके न्यूरॉन्स में तो वो स्टॉप कर देते हैं आपके सिग्नल्स को, सिग्नल्स जाना बंद हो जाते हैं और ये कॉज करते हैं मसल्स टू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से जो मसल्स होती है, जो हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। और लॉस ऑफ फीलिंग ऑफ इंजर्ड एरिया, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपको फीलिंग होना बंद हो जाता है कि आपको दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि दर्द महसूस कौन कराएगा, न्यूरॉन से। तो इस तरीके से होता है हमारे नर्व इंजरीज कैन इम्पैक्ट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स। जो नर्व इंजरीज होती है वो इम्पैक्ट करती है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और पेरिफेरल नर्व्स को। ब्रेन की को जो बोन्स होती है वो प्रोटेक्ट करती है, क्रेनियल बोन्स जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी ब्रेन को, टोटल 8 होती है। ये मैंने आपको बताया था स्केलेटन सिस्टम वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आई बटन पे जाकर के उसको देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इथमॉइड होता है, एक स्फिनॉइड होता है, एक फ्रंटल बोन होती है, पैराइटल होती है, फिर टेम्पोरल बोन होती है, 2 टेम्पोरल बोन होती है, 2 पैराइटल बोन होती है, 1 ऑसिपिटल बोन होती है, जो 8 क्रेनियल बोन्स बना देती है। जब भी हमारी बॉडी लोकोमोशन करती है, जब भी हमारी बॉडी लोकोमोशन करती है या कोई मूवमेंट करती है तो जो ब्रेन क्रेनियल बोन से ना टकराए, जो ब्रेन है वो हमारा क्रेनियल बोन से ना टकराए, उसके लिए ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जिसको हम मीनिंजिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मीनिंजिस। तो इस टाइप की एक कवरिंग होती है एक मेम्ब्रेन की, ताकि जो ब्रेन है वो क्रेनियल बोन से ना टकराए। मीनिंजिस जो होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम ड्यूरामेटर कहते हैं, एक होता है मिडल मेम्ब्रेन जिसको हम एरेक्नॉइड कहते हैं, एक होता है इनर मेम्ब्रेन जिसको हम पिया मेटर कहते हैं। देख सकते हैं आप इस इमेज में, इस तरीके से एक मेम्ब्रेन होती है आपके क्रेनियल बोन्स से प्रोटेक्ट करके रखती है आपके ब्रेन को। पिया मेटर सबसे इनर मेम्ब्रेन होती है, ग्रीन कलर की आप देख सकते हैं। एरेक्नॉइड, फिर इसके बीच में एरेक्नॉइड आता है, फिर आता है ड्यूरामेटर, उसके ऊपर क्या होता है, हमारा स्कल होता है। इस तरीके से हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है और एक होता है हिंड ब्रेन। देख सकते हैं इस इमेज में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो रेड कलर से है, मिड ब्रेन जो है वो पर्पल से है और हिंड ब्रेन जो है वो येलो कलर से है। इस तरीके से हम ब्रेन का 3 पार्ट में डिवीजन करते हैं। फोर ब्रेन क्या करता है, प्रोसेसेस करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, हेल्प्स करता है रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों में। फोर ब्रेन ये हेल्प करता है और रेगुलेट करता है ऑटोनॉमिक और एंडोक्राइन और मोटर फंक्शंस को ये रेगुलेट करने का काम करता है। मोटर फंक्शंस, एंडोक्राइन फंक्शंस जो हो गए, ये सारे काम किस में होते हैं, फोर ब्रेन में होते हैं। मिड ब्रेन में क्या होता है, ये हेल्प करता है, रेगुलेट करता है मूवमेंट और प्रोसेसेस, ऑडिटरी और विजुअल इन्फॉर्मेशन। जो भी ऑडिटरी और विजुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सारी कहाँ पे जाती है, ये सारी जाती है हमारी मिड ब्रेन में। हिंड ब्रेन में क्या होता है, ये हेल्प करता है, रेगुलेट करता है ऑटोनॉमिक फंक्शंस को, जो रिलाई करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, जितने भी सेंसेस होते हैं हमारे उसकी इन्फॉर्मेशन को ये कंटेन करता है। कोऑर्डिनेट मूवमेंट बनाता है और मेंटेन करता है, बैलेंस करने में मदद करता है बॉडी को और इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने में ये मदद करता है। इस तरीके से 3 पार्ट में हम ब्रेन को डिवाइड करते हैं। और सेरिब्रम बेसिकली ये पूरे पार्ट सेरिब्रम का होता है, जिसमें फ्रंटल लोब होती है, पैराइटल लोब होती है, ऑसिपिटल लोब होती है। तो ये जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम। फिर इसके नीचे होता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब होता है, फिर एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड होती है, सेरिबेलम होती है, ऑसिपिटल लोब होती है। तो एक स्ट्रक्चर हो गया ह्यूमन ब्रेन का। फोर ब्रेन का जो होता है वो कंटेन करता है सेरिब्रम को, थैलामस को और हाइपोथैलामस को। फोर ब्रेन जो होता है वो कंटेन करता है किसे, सेरिब्रम को, थैलामस को और हाइपोथैलामस को। मिड ब्रेन जो होता है वो कंटेन करता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना को, सेरिब्रल पेंडंकल को। हिंड ब्रेन जो है वो कंटेन करता है सेरिबेलम को और मेडुला ओब्लोंगेटा को। सेरिब्रम हमारी मेमोरी पावर होती है, सेरिब्रम क्या होती है, हमारी मेमोरी पावर होती है। जबकि जो थैलामस होता है वो हमें आउटर एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। जैसे अगर आप किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो सेंसेशन क्रिएट होती है, तो वो थैलामस में जाती है।
और हाइपोथैलेमस हमें क्या बताता है, इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में बताता है, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें हाइपोथैलेमस बताता है। उसके बाद कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिना होता है, वो रिफ्लेक्स एंटर सेंटर होता है जो इन्वॉल्व करता है विजन और हियरिंग को, यानी कि इसका काम होता है जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, उस इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम तक पहुंचाना, मेमोरी तक पहुंचाना, ताकि वो स्टोर हो सके। सेरिब्रल पेडंकल के बारे में बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी सेरिब्रल पेडंकल से अटैच होती है। ये एक मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है और ये प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है जो सिग्नल्स जो ब्रेन से बॉडी तक पहुंच जाते हैं या फिर बॉडी से ब्रेन तक आते हैं, तो ये इसी के कारण आ सकते हैं क्योंकि इससे जो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है। सेरिबेलम हेल्प करता है इन बैलेंसिंग अवर बॉडी। सेरिबेलम का काम क्या होता है, ये हेल्प करता है बैलेंसिंग अवर बॉडी, यानी कि बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। अब आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये सेरिब्रम हो गया, टेम्पोरल लोब, स्पाइनल कॉर्ड हो गई जहाँ से सिग्नल्स जाएंगे आएंगे, और सेरिबेलम हो गया जो बैलेंसिंग करने का काम करेगा। इस तरीके से ये होता है। मेडुला ओब्लोंगोटा परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द मेटाबॉलिज्म। मेडुला ओब्लोंगोटा जितनी भी एक्टिविटीज होती है हमारी, उसको परफॉर्म करने का काम किसका होता है, मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने का काम होता है मेडुला ओब्लोंगेटा का। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जो भी हम खाते पीते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जिसका होता है मेटाबॉलिज्म का होता है। जो भी हम फूड इनटेक ले रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म के जरिए एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अब हम जानने हैं। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, वर्टिब्रा का होता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। 33 वर्टिब्रल कॉलम्स होती है ना जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर जो होता है वो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। एक नर्वस टिश्यूज पाए जाते हैं इसमें स्पाइनल कॉर्ड के। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। स्पाइनल कॉर्ड सेकंड ब्रेन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का, ये प्रोटेक्टेड होता है 33 बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम से। ब्रेन से 12 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती है जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बॉडी में सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है, और स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड को भी 3 मेम्ब्रेन्स कवर करती है। वो कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स होती है हमारी, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है मिडल मेम्ब्रेन, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जैसे कि ब्रेन को प्रोटेक्ट 3 मेम्ब्रेन्स करती है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट 3 मेम्ब्रेन्स करती है ताकि वो वर्टिब्रल कॉलम से ना टकराए। तो ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड और पिया मीटर। स्पाइनल कॉर्ड के काम होते हैं जैसे छींक आना, पलके झपकाना, ये सारे काम स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं। कंट्रोल करता है बॉडी मूवमेंट्स को, फंक्शंस को, सिग्नल्स को फ्रॉम योर ब्रेन टू अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ योर मूवमेंट्स। रिपोर्ट करता है सेंसेस टू दी ब्रेन, यानी कि ब्रेन के सेंसेस को रिपोर्ट करता है। सिग्नल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी हेल्प योर ब्रेन रिकॉर्ड एंड प्रोसेस ऑफ सेंसेशन लाइक प्रेशर और पेन। इन सब के बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन देता है, हमें पहुंचाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, व्हाट डज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डू। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टू द ऑर्गन से, लिम्स से और स्किन से। ये कैरी करता है सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये रेगुलेट करता है इनवॉल्यूंटरी बॉडी फंक्शंस को, लाइक हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गया। ये अलो करता है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को टू रिसीव सेंड इंफॉर्मेशन टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। तो ये सारे काम किसके होते हैं, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के होते हैं। ये सारे काम किसके होते हैं, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम सिर्फ नर्व्स के बारे में ही स्टडी करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंटेन करता है सारी नर्व्स को जो ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, और सारी ब्रेन किसमें आती है, सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम स्टडी करते हैं। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उसे क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। जो ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही है उसको क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। टोटल 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं हमारी ब्रेन से, यानी कि टोटल कितनी नर्व्स निकलेगी, 24 नर्व्स निकलती है हमारी ब्रेन से। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स निकलती है, 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि टोटल कितनी है, 62 नर्व्स निकलती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, जिसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, यानी कि उन सिस्टम्स को कंट्रोल करती है जिनको कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, जिनका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हार्ट बीट हो गया, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सांस लेना हो गया, ये आपके कंट्रोल में नहीं हो गया। सुनना हो गया, ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि हाँ वो हम सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है वो जो आपके कंट्रोल में नहीं होती वो सारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट वो होती है जो चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ हैंड्स, आप अपने हाथ हिला सकते हैं, अपने पैर हिला सकते हैं, अपनी जीभ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी एक्शंस आप परफॉर्म करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं ब्रेन के। जो वेट होता है एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वो रेंज करता है फ्रॉम 1.2 टू 1.4 kg का होता है।
एवरेज वेट ऑफ द मेल जो होता है, मेल ब्रेन का जो मेल ब्रेन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है उसका वजन एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। अबाउट 75% ऑफ द ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर। जो 75% जो है हमारा ब्रेन वो वाटर से बना हुआ होता है। दिस मीन्स दैट डिहाइड्रेशन इवन इन स्मॉल अमाउंट्स कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अवर ब्रेन फंक्शन। यानी कि अगर डिहाइड्रेशन होगा तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारे ब्रेन फंक्शन में। द ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स। जो ब्रेन होता है वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स को कंटेन करता है। ह्यूमन ब्रेन इज लोडेड डेली विद 34 जीबी ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक दिन में आपका ह्यूमन ब्रेन 34 जीबी ऑफ इन्फॉर्मेशन तक स्टोर कर सकता है। ह्यूमन ब्रेन गेट्स स्मॉलर एज वी गेट ओल्डर। ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो छोटा होता जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं। तो जो ह्यूमन ब्रेन फिर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो छोटा होता जाता है। दिस यूजुअली हैपन समटाइम्स आफ्टर द मिडल एज। योर ब्रेन यूजेस 20% ऑफ द ऑक्सीजन। जो आपका ब्रेन है वो 20% ऑक्सीजन यूज करता है और ब्लड यूज करता है फ्रॉम नेचर की सबसे वंडरफुल क्रिएशन है ह्यूमन, जिससे वर्ल्ड की सभी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 5 तरीके के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? आइज, नोज, टंग, ईयर और स्किन। आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो आइज के ऊपर होने वाला है। ये 5 तरीके के ऑर्गन्स कुदरत ने हमें दिए हैं जिससे हम इस वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन आंखों के बारे में जानेंगे। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, और उस ऑब्जेक्ट पर पड़कर जब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है तब हम उस चीज़ों को देख पाते हैं। हमारी जो आंखें होती है वो डिस्टिंग्विश कर सकती हैं मोर देन 10 मिलियन कलर्स को, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा कलर्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपनी आंखों से। आई की जो लोकेशन होती है वो ऑर्बिटल कैविटी में होती है। कहाँ पर होती है? ऑर्बिटल कैविटी में उसकी लोकेशन होती है। एक फैटी टिश्यू होता है आई के पीछे, इस तरीके से इस इमेज में देख सकते हैं आप। एक फैटी टिश्यू होता है हमारी आई के पीछे होता है। ये कुशन होता है एक टाइप का जिससे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू, जो प्रोटेक्ट करता है आईज को, ताकि आईज जो है वो ऑर्बिटल कैविटीज को ना टकराए। जो आईज है ना वो हमारी ये एक टाइप का ये टिश्यू फैट प्रोवाइड करता है ताकि ये किससे ना टकराए? ये ऑर्बिटल कैविटी से ना टकराए, यानी कि जो बोन्स है जहाँ पर आंखें रखी हुई हैं तो उन बोन से ना टकराए। तो इसके लिए कुशन प्रोवाइड करता है हमारी आईज को। कौन प्रोवाइड करता है? एडिपोज टिश्यू। आंखों में एक ग्लैंड होता है, आंखों का एक ग्लैंड होता है जो लैक्रिमल ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, जो आंसुओं को क्रिएट करता है। यानी कि जो भी आपके आंसू निकलते हैं, आपके टीयर्स निकलते हैं, उसको कौन क्रिएट करता है? उसको लैक्रिमल ग्लैंड क्रिएट करता है। ये लैक्रिमल ग्लैंड आप देख सकते हैं कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? ये आइज के ऊपर साइड में ये प्रेजेंट रहता है इस तरीके से। आइज की 2 लेयर्स होती है, एक होती है स्क्लेरोटिक लेयर और एक होती है कॉरॉइड लेयर। स्क्लेरोटिक लेयर जो होती है वो कंसिस्ट करती है कॉर्निया को, स्क्लीरा को और कंजंक्टिवा को। कंजंक्टिवा क्या होता है? कंजंक्टिवा प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन को, यानी कि आइज को क्या रखता है? मॉइस्चराइज रखता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो रेड पार्ट होता है हमारी आइज का उसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्टिवा कहते हैं। द रेड पार्ट ऑफ अवर आइज विच प्रोड्यूसेस लुब्रिकेशंस एंड कीप्स अवर आई मॉइस्चराइज, प्रोवाइड्स अवर आई नरिशमेंट। कॉर्निया के बारे में बात करें तो कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आई की जो रिफ्लेक्ट करती है, बेंड करती है लाइट को। किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट टकरा करके हमारी आंखों में आती है तभी हम देख पाते हैं। तो जो लाइट आ रही है वो बेंड करती है, हमारी कॉर्निया से क्या करेगी? वो बेंड करेगी और बेंड करके उसको हमारी आंखों के अंदर ले जाती है उस लाइट को। तो यही काम होता है कॉर्निया का। एक ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ये एक लेयर होती है हमारी आई की, इस तरीके से देख सकते हैं। जब भी आप लेजर करवाते हैं या आई सर्जरी करवाते हैं तो इसमें कॉर्निया को निकाला जाता है, उसकी ऊपरी परत को निकाला जाता है। जो डैमेज्ड कॉर्निया होते हैं उसको रिमूव कराया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कॉर्निया, ये व्हाइट कलर का जो कट कर रखे हैं ये इसको कॉर्निया कहते हैं। और डोनर कॉर्निया फिर इसको सिचुएट कर दिया जाता है, यानी कि कोई किसी का जो डोनर जो कॉर्निया अपना कॉर्निया दान करता है ना, नेत्रदान में क्या होता है? कॉर्निया को ही दान कराया जाता है। तो जो डोनर कॉर्निया होता है वो इस तरीके से प्लेस कर देते हैं हम। इट इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ आई विच रिफ्लेक्ट द इनकमिंग लाइट इन अवर आईज। ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है कॉर्निया जो इनकमिंग लाइट को क्या करती है? हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट करती है, उसको बेंड करती है। कॉर्निया इज अवेस्कुलर इन नेचर। कॉर्निया जो होती है वो अवेस्कुलर होती है नेचर में, मीन्स
इट डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स, इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो ये अपना नरिशमेंट कहाँ से लेती है? ये अपना नरिशमेंट लेती है एक्वस फ्लूइड से। एक्वस फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट रहता है बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस। एंड इस फ्लूइड जो होता है, ये जो फ्लूइड होता है, ये जनरेट कौन करता है? ये जनरेट करता है हमारी सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी जो होती है इस तरीके से कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट रहती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, रेड पार्ट जो होता है ये सीलियरी बॉडी होती है, ये एक्वस फ्लूइड को जनरेट करती है ताकि वो कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। The ciliary body is found behind the iris and includes the ring-shaped muscles that changes the shape of the lens when the eye focuses. It also makes clear fluid. अभी मैंने आपको बताया फ्लूइड बनाती है, विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड नहीं, एक एक्वस फ्लूइड होता है, उसको बनाती है ताकि वो कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। स्क्लेरा के बारे में बात करें तो स्क्लेरा जो होता है वो एक व्हाइट पोर्शन होता है हमारी आंखों का। इस तरीके से आप देख सकते हैं, व्हाइट पोर्शन होता है हमारी आंखों का स्क्लेरा। The white outer coating of eye, this is a kind of a fibrous tissue which extends the cornea. Fibrous tissue का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है व्हाइट फाइबर्स का। कॉरोइड लेयर के बारे में बात करें तो कॉरोइड लेयर जो होती है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो स्टडी करते हैं। एक तो प्यूपिल, एक होता है इसमें आइरिस और एक होता है लेंस। प्यूपिल, आइरिस और लेंस इस तरीके से आप देख सकते हैं। प्यूपिल क्या होता है? फर्स्टली लाइट जो होती है वो स्ट्राइक करती है कॉर्निया पर। सबसे पहले क्या करेगा? लाइट जो होती है वो स्ट्राइक करती है कॉर्निया पर। कॉर्निया उसको रिफ्रैक्टिंग पावर होती है कॉर्निया की, तो उसको लाइट को क्या कर देता है? बेंड कर देता है, और बेंड करके उसको इनटू प्यूपिल, प्यूपिल में उसको बेंड कर देता है। प्यूपिल जो होता है वो प्रेजेंट रहता है सेंटर ऑफ आइरिस में। प्यूपिल प्रेजेंट रहता है सेंटर ऑफ आइरिस में, विच कैन चेंज इट्स साइज टू लेट द लाइट इनटू आई। यानी कि प्यूपिल अपने साइज को चेंज कर सकता है लाइट के अनुसार। आइरिस क्या होता है? आइरिस एक कलर्ड पार्ट होता है हमारी आई का जो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट को दैट कुड एंटर द रेटिना। यानी कि ये अमाउंट ऑफ लाइट कितनी जानी है कितनी नहीं आंखों में, ये कौन डिसाइड करता है? हमारा आइरिस डिसाइड करता है। आइरिस कलर्ड पार्ट होता है, इस तरीके से देख सकते हैं। कॉर्निया आपके उसके ऊपर है, फिर प्यूपिल, ये रहा प्यूपिल के साइड में आइरिस, और फिर प्यूपिल के जो नीचे अंदर होता है उसके बाद आता है लेंस, और लेंस सीधा डायरेक्टली फोकस करता है लाइट को कहाँ पर? रेटिना पर। लेंस एक बाइकॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट सर्कुलर सॉलिड स्ट्रक्चर है विच इज लोकेटेड बिहाइंड द आइरिस, जो आइरिस के पीछे लोकेट होता है, और आइरिस और प्यूपिल के पीछे लोकेट होता है लेंस। एक बाइकॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट सर्कुलर सॉलिड स्ट्रक्चर है विच फोकसेस लाइट टू रेटिना, जो लाइट को कहाँ पर फोकस करता है? रेटिना पर करता है। रेटिना इस तरीके से देख सकते हैं। स्क्लेरा यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, स्क्लेरा, आइरिस हो गया, कॉर्निया कहाँ पर है, प्यूपिल कहाँ पर है, लेंस कहाँ पर है, सीलियरी बॉडी कहाँ पर है जो आपको एक्वस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, एक्वस फ्लूइड प्रोवाइड करती है कॉर्निया को। कंजंक्टिवा देख सकते हैं आप, राइट साइड में कंजंक्टिवा होता है, जो रेडनेस होती है आईज की वो कंजंक्टिवा के कारण आती है। रेटिना पे जाकर के इमेज बनती है इस तरीके से। इट इज अ लाइट सेंसिटिव टिश्यू, जो रेटिना होता है एक लाइट सेंसिटिव टिश्यू होता है विच कंटेन्स मिलियंस ऑफ द फोटोरिसेप्टर्स। मिलियंस ऑफ फोटोरिसेप्टर्स को ये कंटेन करता है, जो कन्वर्ट करता है लाइट रेस को इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ये लाइट रेस को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करता है, और दोज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस गोज थ्रू ऑप्टिक नर्व, और वो जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होती है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाती है ब्रेन में, और इमेज जो होती है वो फॉर्म होती है रेटिना में। जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। फोटोरिसेप्टर्स जो होता है वो कंटेन करता है रोड्स और कॉन्स को। जब एक लाइट फॉल करती है ब्लाइंड स्पॉट पर, जब एक लाइट ब्लाइंड स्पॉट पर फॉल करती है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है? फोटोरिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते। ब्लाइंड स्पॉट में फोटोरिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते। रॉड्स के बारे में बात करें, रोड्स क्या होता है? रोड्स हाईली सेंसिटिव होता है टू डिम लाइट। जैसे कि आउल्स हो गए, आउल्स को क्या है? खाली रात में ही दिखाई देता है, उनको दिन में नहीं दिखाई देता। सिमिलरली कॉन्स जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए, यानी कि ये डिफरेंशिएट करते हैं कलर्स को। कलर्स को किस तरीके से देख सकते हैं? हम कॉन्स के जरिए ही देखते हैं। हैंस आईज जो होते हैं, जो मुर्गी की आंखें होती है उसमें खाली कॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, मुर्गों को रात में दिखाई नहीं देता। ह्यूमन आई रेटिना जो होता है वो 4 तरीके के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ह्यूमन आई रेटिना में। कौन कौन से? एक तो शॉर्ट वेवलेंथ कोन्स हो गया, एक मीडियम वेवलेंथ कोन्स हो गया, लॉन्ग वेवलेंथ कोन्स हो गया, 3 कोन्स हो गए, एक रोड प्रेजेंट रहता है हमारी ह्यूमन आई रेटिना में। जो शॉर्ट मीडियम लॉन्ग वेवलेंथ कोन्स होते हैं वो कंटेन करते हैं 3 तरीके के पिगमेंट्स को। ये 3 तरीके के पिगमेंट्स को कंटेन करते हैं। जो शॉर्ट मीडियम लॉन्ग वेवलेंथ कोन्स होते हैं वो 3 तरीके के पिगमेंट्स को कंटेन करते हैं। कौन कौन से? एक तो क्लोरोलेब, एक होता है एरिथ्रोलेब और एक होता है साइनोलेब। एक होता है क्लोरोलेब, एक होता है एरिथ्रोलेब और एक होता है साइनोलेब। क्लोरोलेब क्या होता है? ये जो होता है ये कंटेन करता है ग्रीन कलर के पिगमेंट को। एरिथ्रोलेब जो होता है वो कंटेन करता है रेड कलर के पिगमेंट को, और साइनोलेब जो होता है वो कंटेन करता है ब्लू कलर के पिगमेंट को।
इस तरीके से वो जो रोड्स होते हैं ना, वो रोड्स कंटेन करते हैं किस टाइप के पिगमेंट होते हैं रोड्स में होते हैं रोडोप्सिन टाइप के पिगमेंट होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं डिम लाइट को। इट कंटेन्स रोडोप्सिन, रोड्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं रोडोप्सिन कंटेन करते हैं जो डिटेक्ट करते हैं डिम लाइट को। आईज जो होते हैं वो सेंसिटिव होती है येलो और ग्रीन कलर के लिए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है हमारी। क्या होता है जब हम किसी डार्क रूम में बहुत देर तक बैठे रहते हैं और फिर सडनली लाइट में चले जाते हैं, तो जो डार्क रूम में ज़्यादा देर तक बैठे रहने की जो हमारी आईज हो जाती है वो लेजी हो जाती है, जिससे हमें एम्ब्लायोपिया हो जाता है। इसलिए हमें रोशनी में पढ़ना चाहिए, ज़्यादा डिम लाइट में हमें चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, जिससे हमारी आंखें जो हो जाती है वो लेजी हो जाती है। Sitting for a long time in a dark room makes our eyes lazy, which we call amblyopia. So we should study in a light and should not see things in a dim light. Normal eye range जो होती है ह्यूमन विजन की वो होती है 25 सेंटीमीटर से इन्फानाइट। नॉर्मल आई रेंज जो होती है ह्यूमन विजन की वो क्या होती है 25 सेंटीमीटर से इन्फानाइट होती है। When we move from dark to the light, जब हम डार्क से लाइट में मूव करते हैं तो we fail to see for some time। जब हम कोई अंधेरे रूम से अचानक से रोशनी में जाते हैं तो हमें कुछ समय के लिए क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है। तो विजिबिलिटी जो होती है वो नॉर्मल कुछ टाइम के बाद होती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन एक एबिलिटी होती है आई की जो फोकसेस करती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट, यानी कि अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ये फोकस करती है, आई को फोकस करती है। इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। जब कभी भी जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो चेंज होती है फ्रॉम हाई टू लो और वाइस वर्सा, जब कभी भी जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो चेंज होती है हाई या लो या वाइस वर्सा, तो क्या होता है जो कौन से रोड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है कौन से रोड्स के एक्टिवेशन जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है कि हाई या फिर लो लाइट की इंटेंसिटी आ रही है या हाई लाइट की इंटेंसिटी आ रही है। ये मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। वो पिगमेंट जो हेल्प करता है आई को टू सी इन अ डिम लाइट, वो पिगमेंट वो कलर जो हेल्प करता है हमारी आंखों को जो ताकि हम डिम लाइट में देख सके, वो कौन सा होता है, रोडोप्सिन होता है। आयोडोप्सिन क्या होता है, ये एक फोटो पिगमेंट होता है कोन्स का जो एसोसिएटेड होता है विद डे लाइट विजन, यानी कि रात के लिए कौन सा पिगमेंट होता है, रात के लिए होता है रोडोप्सिन, और दिन के लिए कौन सा होता है, दिन के लिए होता है आयोडोप्सिन। विजन द विजन दैट हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू बी विजुअलाइज्ड एट डिम लाइट, वो विजन जो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को टू विजुअलाइज एट डिम लाइट में विजुअलाइज करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कौन सा विजन कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्कोटोपिक विजन। उसका नाम होता है स्कोटोपिक विजन। वो विजन दैट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू बी विजुअलाइज्ड एट ब्राइट लाइट, जो ब्राइट लाइट में जो विजन होता है उसको हम कहते हैं फोटोपिक विजन। जब एक ब्राइट लाइट स्ट्राइक करती है हमारी आंखों पर, जब एक ब्राइट लाइट स्ट्राइक करती है हमारी आंखों पर, तो पर्सन इज अनेबल टू सी फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो नहीं देख पाता, क्योंकि जो ब्राइट लाइट है ना वो डिसोसिएट कर देती है रोडोप्सिन को, यानी कि वो रिमूव कर देती है रोडोप्सिन को थोड़े समय के लिए। व्हाट आर फोटोपिगमेंट्स? फोटोपिगमेंट्स क्या होते हैं, एक टाइप के काइंड के सब्सटेंस होते हैं, यानी कि रेटिनल रोड और रेटिनल कोन होता है जो इंटरेक्ट करता है लाइट के साथ, और ये शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन को, जिसमें क्या होता है, कन्वर्ट कर देते हैं ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। फोटोपिगमेंट्स जो होते हैं एक टाइप के, इट इज अ काइंड ऑफ अ सब्सटेंस, एक तरीके के सब्सटेंस होते हैं रेटिनल रोड और रेटिनल कोन्स में जो लाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो उस क्या एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं जो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजा जाता है थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, और ऑप्टिक नर्व्स के कारण ऑप्टिक नर्व्स के जरिए वो ब्रेन में जाती हैं सारी इमेजेस। नेम द फोटोपिगमेंट, उस फोटोपिगमेंट का नाम बताओ जो ह्यूमन आई कंटेन करता है जिसमें प्रोटीन। नेम द फोटोपिगमेंट ऑफ ह्यूमन आई विच कंटेन्स प्रोटीन, जो प्रोटीन को कंटेन करता है उसका नाम है ऑप्सिन। अब कई तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं हमारी आंखों में, 4 तरीके के डिफेक्ट्स मेनली होते हैं, मेजरली 4 तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं हमारी आंखों में। एक होता है मायोपिया, नियर साइटेडनेस के नाम से भी जिसको जाना जाता है, एक आता है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस के नाम से जिसे जाना जाता है, एक होता है एस्टिग्मेटिज्म, और एक होता है प्रेसबायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज होती है वो बिफोर रेटिना बनती है। मायोपिया में क्या होता है, पास की चीज़ें तो दिखाई देती हैं पर इसमें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसमें जो लाइट होती है फोकस करती है बिफोर रेटिना। इसको हम करेक्ट कर सकते हैं कॉनकेव लेंस यूज़ करके, यानी जो माइनस पावर के लेंस यूज़ होते हैं ना वो मायोपिया में होते हैं। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें यानी कि फार साइटेडनेस, यानी कि इसमें क्या होता है, हमें दूर का तो दिखता है, इसमें हमें दूर का दिखता है पर पास का नहीं दिखता इसमें, क्योंकि जो इमेज होती है वो आफ्टर रेटिना यानी कि रेटिना के बाद बनती है। इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं फार साइटेड आई हो
जो आई बॉल होती है इसमें बहुत शॉर्ट होती है, नियर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ब्लरी हो जाते हैं, पर जो दूर के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं वो हमें क्लियरली विजिबल होते हैं। इसको करेक्ट करा जा सकता है, प्लस लेंस का यूज करते हैं हम, इसको करेक्ट कर सकते हैं, प्लस पावर का लेंस यूज करते हैं तो इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं इसको हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। फिर आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, जो कर्वेचर होता है ना कॉर्निया का, वो इरेगुलर हो जाता है, यानी इसमें कॉर्निया का कर्वेचर, कॉर्निया का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट जो होती है वो प्रॉपर्ली रिफ्रैक्ट नहीं कर पाती। कॉर्निया का क्या काम होता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करना, तो पर इसमें लाइट जो है वो प्रॉपर्ली रिफ्रैक्ट नहीं कर पाती, सो इरेगुलर इमेज फॉर्म हो जाती है इस कंडीशन में। तो इसको जो करेक्ट करा जाता है वो सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा करेक्ट करा जाता है, जिसके डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। फिर प्रेसबायोपिया की बात करें तो प्रेसबायोपिया बेसिकली ओल्ड एज की बीमारी है। इसमें आई लेंस जो होता है वो चेंजेस हो जाता है, एज के साथ जो होता है आपकी आंखों का जो लेंस होता है वो सिकुड़ने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाता है। ये अगर होता है ओल्ड एज में। इसमें क्या होता है, जो पावर ऑफ द आई लेंस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाइफोकल लेंस के लेंसेज, द एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन। जो हमारा ईयर होता है वो कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स को। कौन कौन से, एक हो गया हमारा आउटर ईयर, एक हो गया हमारा मिडल ईयर, एक हो गया हमारा इनर ईयर। तो ये 3 पार्ट्स को कंटेन करता है। एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो कंटेन करता है ऑरिकल्स को। एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो कंटेन किसे करता है, ऑरिकल को कंटेन करता है। ऑरिकल को ही हम पीना कहते हैं, ऑरिकल का दूसरा नाम होता है पीना। जो एक्सटर्नल ईयर होता है हमारा वो कंटेन करता है ऑरिकल को। ऑरिकल का दूसरा नाम मैंने अभी बताया आपको, पीना। ऑरिकल में कई सारे सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ईयर लोब हो गया, कोंचा हो गया, एंटी हेलिक्स हो गया, ट्रायंगुलर फोसा हो गया, स्केफा हो गया, हेलिक्स हो गया। ये कुछ इसके सब पार्ट्स होते हैं ऑरिकल के। तो सबसे पहले जो साउंड वेव्स होती है वो ऑरिकल में आती है। ये साउंड वेव्स जो होती है वो कहां पर आती है, सबसे पहले ऑरिकल में आती है। ऑरिकल उस साउंड वेव को फॉरवर्ड कर देता है कहां पर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में उसको फॉरवर्ड कर देता है। फिर वो साउंड वेव एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ये जो साउंड वेव होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से कहां पर जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, ईयर ड्रम भी कहते हैं। ईयर ड्रम एक ट्रांसपेरेंट और थिन मेम्ब्रेन होती है जिसमें इनकमिंग साउंड वेव्स स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। जिसकी वजह से जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। फिर वो वाइब्रेशंस मिडल ईयर में जाते हैं। मिडल ईयर कंटेन करता है 3 बोन्स को। मिडल ईयर जो होता है वो कंटेन करता है 3 बोन्स को कंटेन करता है। कौन कौन सी बोन्स हो गई, पहली हो गई मेलियस, दूसरी हो गई कौन सी, दूसरी हो गई इनकस, और थर्ड वन कौन सी हो गई, थर्ड वन हो गई हमारी स्टेप्स। तो ये 3 बोन्स को मिडल ईयर कंसिस्ट करता है। ये 3 बोन्स फॉर्म करती है एक टाइप के ब्रिज को ईयर ड्रम और इनर ईयर के बीच में थ्रू ओवल विंडो। ये जो 3 बोन्स होती है हमारी मिडल ईयर की, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ये एक ब्रिज को बनाती है ईयर ड्रम और इनर ईयर के बीच में। किसके जरिए, ओवल विंडो और राउंड विंडो के जरिए। ये विंडोज कोक्लिया का एंट्रेंस होती है जो वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करती है कोक्लिया में प्रेजेंट फ्लूइड में। ये फ्लूइड कन्वर्ट करता है ऑडिटरी सिग्नल्स को न्यूरल इंपल्सेस। जो स्टेप्स होती है वो क्या होती है हमारी, वो स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेप्स होती है। और सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है, लार्जेस्ट होती है फीमर, ये पैरों में होती है, जांघ की हड्डी जिसको हम कहते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी एक स्ट्रक्चर होता है जो कोक्लिया के अंदर होता है। कोक्लिया आपको बताया, कोक्लिया होता है, ये जो स्नेल तरीके का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कोक्लिया। तो ये कोक्लिया के अंदर होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का काम क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोड्यूस करता है नर्व इंपल्सेस को। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का काम होता है नर्व इंपल्सेस को प्रोड्यूस करना। किसको प्रोड्यूस करना, नर्व इंपल्सेस को प्रोड्यूस करना।
ये काम होता है। और ये नर्व इम्पल्सेस ब्रेन में जाती हैं, जिसकी वजह से हम साउंड को हियर कर पाते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले जो साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स जो है वो सबसे पहले कहाँ जाती है, सबसे पहले जाती है वो ऑरिकल में। ऑरिकल से कहाँ पर जाती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से कहाँ पर जाती है, हो जाती है ईयर ड्रम में। फिर ईयर ड्रम से कहाँ पर जाती है ईयर ऑसिकल्स में। फिर ईयर ऑसिकल्स से जाती है ओवल विंडो के थ्रू कोक्लिया में। कहाँ पर जाती है, कोक्लिया में। और कोक्लिया से कहाँ पे सीधा जाती है, हमारी ब्रेन में। और हम क्या कर पाते हैं, हियरिंग कर पाते हैं। यह हमारे सुनने का मैकेनिज्म है, ये हमारे सुनने का एक मैकेनिज्म है। फिर इसमें एक यूस्टूचियन ट्यूब आती है। कौन सी ट्यूब, ये वाली, इसको हम कहते हैं यूस्टूचियन ट्यूब। ये 3.5 सेंटीमीटर की होती है ऑलमोस्ट। तो जब भी साउंड वेव्स आती है हमारे कानों में, जब भी साउंड वेव्स आती है तो उसके अपने साथ एयर भी लाती है। तो उस एयर को बाहर निकलने के लिए कोई पैसेज तो चाहिए होगा, तो वो क्या करती है, नेसोफायरनेक्स से होकर के हमारे नाक के थ्रू निकल जाती है। ईयर के कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो हमारा ईयर होता है, हम ह्यूमन ईयर जो होता है वो लिसन कर सकते हैं हम 60 to 80 डेसिबल तक हम लिसन कर सकते हैं, यानी कि सुन सकते हैं हम। हमारी जो रेंज होती है सुनने की वो 60 to 80 डेसिबल होती है। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज। ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। जो भी हम सुनते हैं तो जो साउंड जाती है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाती है। जो भी हम सुनते हैं वो साउंड जाती है हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है। तो जो भी सुनते हैं ना वो सारा कहाँ पे जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन जाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ईयर के दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है, पहला काम तो होता है हमारा हियरिंग का। और दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है बैलेंसिंग करने का। बैलेंसिंग करने का ये दो काम होते हैं ईयर के। ये मेंटेन करता है पोस्चर ऑफ द बॉडी, और बैलेंसिंग के लिए काम आता है, ये प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने के काम करता है ईयर। और साथ के साथ हियरिंग भी ये करता है। ये दो इसके मेन फंक्शंस